आइए अब हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने वही अनुच्छेद को जो है चूज किया है आप लोग को बताने के लिए। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। तो देखिए अनुच्छेद 1 की बात की जाए तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे अनुच्छेद 1 हो, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, इन सब में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसी के तहत जो है पहले अनुच्छेद में दिया गया है संघ का नाम, अर्थात जो संघ है इसका नाम क्या होगा। राज्य क्षेत्र, अर्थात राज्य क्षेत्र का जो उपबंध है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। और दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो भारत जो है क्या होगा, राज्यों का जो है एक संघ होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। तो देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है। तो आज हम आप लोग को ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप लोग को अब जो है कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके पश्चात ट्रिक को आप लोग को बता देंगे। देखिए अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात जो नए राज्यों का प्रवेश है और स्थापना है इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का उल्लेख है, अर्थात जो विदेशी भूमि जो है, यदि कोई विदेशी भूमि है वह भारत में सम्मिलित किया जाता है तो इसका जो प्रावधान किया जाएगा यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है किया जाएगा। अर्थात जो भी भूमि भारत में यदि सम्मिलित होता है उसका जो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद जो है 2 के तहत किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता हुआ तो कुछ भूमि जो है बांग्लादेश ने भारत को दिया, तो यह जो समझौता हुआ या जो यह भूमि अर्जित की गई इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अब देखिए हम लोग अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 3 में के बारे में क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अर्थात जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इनके नाम, इनके सीमा क्षेत्र या नए राज्यों का जो है प्रवेश, नए राज्यों का जो है निर्माण, इन सब का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल का नाम बदल के जो है पश्चिम बंग करने की मांग हो रही है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे उत्तराखंड जो है नया राज्य बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, झारखंड जो है बिहार से अलग होकर नया राज्य बना, और नया एक राज्य अभी हाल ही में जो है तेलंगाना 2014 में बना। तो ये सब जो हुआ परिवर्तन यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है किया गया। यदि बात की जाए जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 9 था उसके पश्चात 8 हो गया, तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद जो है 3 के तहत किया गया। अब देखिए इसको 2 और 3 को याद कैसे करेंगे, तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश अर्थात जो विदेशी भूमि है उससे अर्जित करने से संबंधित है। तो देखिए यदि भारत में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि 2 राज्यों का निर्माण करना है, एक विदेशी भूमि अर्जित हो रही है, विदेश से आ रहा है, और एक भारत राज्य क्षेत्र से जो है परिवर्तित करना है, तो पहले किसको वरीयता देंगे, जो विदेश से आ रहा है। जो भारत में है इसे तो हम लोग बाद में भी देख लेंगे, लेकिन जो पहले जो विदेश से मिल रहा है उसको हम लोग अर्जित करेंगे। तो 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात जो विदेशी भूमि है उसको अर्जित करने से संबंधित है। और उसके पश्चात है 3 में जो है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर सीमा, नाम, क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में दिया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 12। तो देखिए अनुच्छेद 12 में जो है क्या दिया गया है, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। तो भाग 3 में जो है भाग 3 के प्रयोजनों के लिए जो है राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 12 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख किया गया है, इसमें दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का जो है समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष जो है सभी समानता और विधियों का समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष जो है सभी समान होंगे और विधियों का जो है समान संरक्षण किया जाएगा। उसके पश्चात है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है किसका दिया गया है, तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया गया है, अर्थात छुआछूत से संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद जो है 17 में किया गया है कि
छूत का अंत जो है किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो है किसका उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। तो उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 18 में किया गया है। तो देखिए 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उसके पश्चात है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, किंतु अनुच्छेद जो 19 च है इसे जो है हटा के जो है इसे एक विधि संपत्ति का अधिकार जो था इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद जो है 300 का में जो है जोड़ दिया गया। ये उसके पश्चात है अनुच्छेद 19A। तो देखिए अनुच्छेद 19A में बोलने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वह किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 19A में दिया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 में दिया गया है दोष अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के संबंध में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और 3 प्रकार से संरक्षण दिया गया है। कौन कौन से हैं? कार्योत्तर विधि के से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसक से संरक्षण अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान करता है, अर्थात कार्य करते समय जो विधि का प्रावधान है उसी के तहत जो है उसे दंड दिया जाएगा। दोहरे दंड से संरक्षण अर्थात दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। एक किसी अपराध के लिए जो है एक ही बार जो है दंड दिया जाएगा। आत्म अभिशंसन के संरक्षण से संबंधित अर्थात उसे जो है अपने व्यक्ति को जो है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जो है विवश नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 21। तो देखिए अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में जो प्रावधान है यह किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 21 में दिया गया है। और इसमें जो है जीवन जीने का अधिकार तो है किंतु मरने का अधिकार नहीं है, यह भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, यह स्वच्छ जल का अधिकार, यह सब जो है एक चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, यह सब जो है अनुच्छेद 21 के तहत ही दिया गया है। उसके पश्चात देखिए क्या है? शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 21A में दिया गया है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। यह जो है अनुच्छेद 21A के तहत जो है प्रावधान किया गया है। यदि बात की जाए इसे जो है कब जोड़ा गया, तो इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया। पहले यह जो है किसमें उल्लेख था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो यह जो है पहले अनुच्छेद जो है 45 में दिया गया था, अनुच्छेद जो है 45 में दिया गया था। और यदि बात की जाए किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसे दिया गया था। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित। तो देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित जो संरक्षण है इसका उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 22 में किया गया है। तो देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। देखिए अनुच्छेद 23 किसका उपबंध करता है? अनुच्छेद 23 में यह दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार, बालात श्रम का प्रतिषेध अर्थात मानव के द्वारा जो दुर्व्यापार है और बालात श्रम का प्रतिषेध है यह अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है। मानव दुर्व्यापार का अत्यंत व्यापक, मानव दुर्व्यवहार जो है का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसे जो है न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वाचित मानव विरुद्ध दुर्व्यापार एवं बेगार शब्द जो है सम्मिलित किया गया है। जैसे दास प्रथा हो गया, बेगार अथवा बालाश्रम हो गया, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय हो गया, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार हो गया, बधुआ मजदूरी हो गया। ये सब जो है न्यायालय के द्वारा जो है जोड़ा गया है या न्यायालय के द्वारा जो है दिया गया है और इस सब का उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात जो 14 वर्ष से कम बालक हैं उनके बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, वो भी कैसे बालक? जो 14 वर्ष से कम हैं। तो देखिए और दिया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का जो है निषेध किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25।
तो देखिए अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण को धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 में किया गया है। इसी के अनुच्छेद 25 के ही तहत जो है जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। तो देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 29 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक के हितों के बारे में संरक्षण। तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 29 है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावनाओं को कहा जाता है, किंतु यदि क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की जो है आत्मा कहा है, तो किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को जो है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यदि क्वेश्चन किसी का नाम लिए पूछे, बिना नाम लिए पूछे कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जो है जारी करता है। और कौन कौन से रीट है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ये सभी 5 प्रकार के रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है जारी करता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह किसी भी न्यायालय में जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात जो इसमें अधिकार दिया गया है, इस अधिकार के लिए आप लोग जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 है। इसमें दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अर्थात समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42। देखिए अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि काम न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता। तो देखिए अनुच्छेद 42 में क्या कहता है कि काम जो होना चाहिए वह न्याय का संगत होना चाहिए। मनोचित दशाओं का अर्थ है कि मन के अनुसार होना चाहिए। प्रसूति सहायता का अर्थ है कि प्रसूति के समय जो है कुछ सहायता पाने का अधिकार। तो यह सब अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो देखिए अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है कि काम पाने का अधिकार। 42 में दिया गया है काम जो होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए, मनोचित दशाओं का होना चाहिए। और अनुच्छेद 43 में दिया गया है कि कर्मकारों के लिए अर्थात जो काम करने वाले हैं उनको निर्वाह मजदूरी का उपबंध जो है किया गया है। और कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन है वह भी जो है सरकार करेगी।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद जो है 44 में किया गया है। और अभी तक सिर्फ एक ही राज्य में समान सिविल संहिता कोड जो है लागू किया गया है, वह किस राज्य में है, तो गोवा में किया गया है। हाल ही में अभी जो है उत्तराखंड में यह विधेयक लाया गया है अभी, किंतु यह जो है पारित नहीं हुआ है। अगला है अनुच्छेद 47। देखिए अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो देखिए पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। इसमें क्या दिया गया है, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो देखिए अनुच्छेद 47 में दिया गया है पोषा स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 47 में दिया गया है। आप लोग देखेंगे कि जैसे अभी हाल ही में चिरंजीवी जो योजना है जिसमें 5 लाख के रुपए तक जो है छूट दी गई है, राजस्थान की योजना है। जैसे आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है अभी हाल ही में जो है जब सपा सरकार थी तो एक योजना लाई थी कि जो 100 नंबर है एक, इस पे आप कॉल करके जो है 102 पे जो है कॉल करके आप एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी। ये सब सुविधा जो है अनुच्छेद 47 के ही तहत जो है सरकारें करती हैं। अगला है अनुच्छेद 48 से। 48 से में क्या दिया गया है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। तो देखिए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है राज्य प्रयास करेगी। तो अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है सरकारें राज्य जो है प्रयास करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। देखिए अनुच्छेद 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। तो राष्ट्रीय जो स्तर के जो महत्व के स्मारक हैं या स्थान हैं या जो वस्तु हैं उसका जो है संरक्षण करने का राज्य जो है प्रयास करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। तो देखिए अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा और अभिवृद्धि, अर्थात जो सरकार के संघ है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का जो है प्रयास करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। और यदि बात की जाए इसको जो है कब जोड़ा गया, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और जब यह जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था, किंतु 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य जो है किस देश से लिया गया है, तो यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और यह जो है किसकी सिफारिश पे किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे जो है यह किया गया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। तो देखिए अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। तो देखिए अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा तथा विधानसभाओं के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में
जो है कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं वही सदस्य जो है चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनयन के द्वारा जो चुन के जाते हैं वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है। तो अर्थात अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस प्रकार से होगी, अर्थात निर्वाचन की विधि क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार जो है किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो 5 वर्ष का जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अर्थात राष्ट्रपति यदि दोबारा जो है निर्वाचन के लिए जो है आवेदन करता है तो उसकी जो है पात्रता क्या होगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 57 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अहर्ताएँ, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है, यदि बात की जाए राष्ट्रपति निर्वाचन होने का अहर्ताएँ क्या होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह जो है उसकी जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और भी दिए हैं लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। हमने आपको जब अनुच्छेद 3 हमने जब आपको अनुसूची 3 पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है, किंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान जो है अनुच्छेदों में दिया गया है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 61 है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 है। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है यह किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वह लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 और इसमें क्या दिया गया है कि भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आप लोग को पता होगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो है दिया जाता है। वर्तमान समय में यदि बात की जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में क्या दिया गया है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़ हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। इसमें क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। तो देखिए अनुच्छेद जो है 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान या शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। इसमें क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को क्षमा दान आदि के कुछ मामलों में जो है दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति को जो क्षमा दान की शक्ति दी गई है वह अनुच्छेद 72 में दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है या किसी के जो दंड है उसको कम कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। देखिए अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद
74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो मुखिया होगा वह कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बारे में, अर्थात जो मंत्रिपरिषद होगा उसका विस्तार जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में दिया गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो देखिए भारत का एक जो महान्यायवादी होगा वह किस में दिया गया है, अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी को किसी भी सभा में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें बोलने का अधिकार है, किंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में दिया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात राष्ट्रपति को जो है जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 78 में उल्लेखित किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है, संसद का गठन। तो अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का गठन। यदि बात की जाए संसद का गठन किस प्रकार से किया जाता है, तो संसद है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण किया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा की संरचना, अर्थात राज्यसभा का संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में दिया गया है। यदि बात की जाए राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वह 245 दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा की संरचना, अर्थात लोकसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में किया गया है। यदि इसको बात की जाए और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है या इसे अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या है वह है 543 और इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वह 550 हो सकते हैं। इसमें जो है इसके पहले जो है इसमें जो है 552 होते थे, जो 2 आंग्ल इंडियंस के मनोनयन किए जाते थे। इसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके अब जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वह 550 हो सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। तो देखिए अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र, अवसान और विघटन की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति जो है सत्र के सत्रावसान कर सकता है और विघटन करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 100। तो देखिए 100 जो है एकदम आसान है कि लोकसभा में किसी बिल पर मत बराबर होने पर लोकसभा के सदस्य को निर्णायक वोट देने का अधिकार। 100 अर्थात यदि दोनों बराबर हैं तो वोट देने का अधिकार किसे है, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है निर्णायक वोट देने का अधिकार है। उसके पहले जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना वोट नहीं देते हैं, किंतु यदि वोट बराबर है किसी बिल को लेके तब अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाने का अधिकार। तो देखिए राष्ट्रपति जो है कुछ दशाओं में, अर्थात जो साधारण बिल होता है उस पर यदि बहस जो है छिड़ी है तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला के जो है उस बात को गठित कर सकता है, समझौता करा सकता है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और कैसे बिल पे, तो जो साधारण बिल होते हैं उसी पे बुलाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में दिया है धन विधेयक की परिभाषा। तो देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में दिया गया है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, अर्थात जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति की जो अनुमति है वह जो है दी जाएगी, तभी वह विधेयक जो है पूर्णतः मान्य होगी। यह अनुच्छेद जो है 111 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 112। इसमें दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो है बजट कहते हैं, उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। यदि क्वेश्चन पूछे कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यदि विकल्प में दिया रहे इनमें से कोई नहीं,
तो आप लोग इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। यदि इनमें से कोई नहीं दिया है तब अनुच्छेद 112 को जो है आप लोग सही टिक लगा के आएंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 114। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 में उल्लेख किया गया है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में दिया गया है लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान का उल्लेख जो है किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के बारे में दिया गया है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो वित्तीय विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 123। यह जो है अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123 में दिया गया है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रभावित करने का राष्ट्रपति को शक्ति। अर्थात यदि जो सत्र है लोकसभा और राज्यसभा जो सभा है इसका जो है सत्र नहीं चल रहा है तो जो है यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो संसद के विश्रांति काल में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश प्रख्यापित करके जो है वह बिल को जो है लागू कर सकता है। और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों सदनों की कार्यवाही मतलब जो है कार्य बैठक नहीं होती है तब तक। और यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह किया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का जो है प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 127। इसमें क्या दिया गया है? तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 127 में जो है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 131। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। तो देखिए अनुच्छेद 131 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में जो है दिया गया है। एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 137। 143 से पहले एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 137। इसमें क्या दिया गया है कि निर्णय या आदेशों का जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 143। अनुच्छेद 143 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 143 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, किंतु उसे मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा। तो भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में दिया गया है। तो यदि आप लोग को पता हो कि भारत का वर्तमान में नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या दिया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार से दिया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो देखिए आप लोग राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को मिला के पढ़ेंगे तो आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 154 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। हमने आपको बताया था जब राष्ट्रपति को बता रहे थे तो उसमें दिया था अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 159। तो देखिए हमने आपको अनुच्छेद 60 में बताया था कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति है उसके शपथ और प्रतिज्ञान का जो वर्णन है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। हम इसलिए आपको दोनों जोड़ के बता रहे हैं क्योंकि देखिए जो संघ होता है अर्थात जो केंद्र स्तर पे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और राज्य स्तर पे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। तो देखिए हमने अनुच्छेद 72 में बताया था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार से राज्यपाल को जो
क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 161 में दी गई है, किंतु राष्ट्रपति को जो है सभी प्रकार के दंडों को जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है, किंतु राज्यपाल को जो है मृत्युदंड तथा मार्शल कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को छोड़ के जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 162। तो अनुच्छेद 162 में क्या दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 162 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। दिया गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिस प्रकार से अनुच्छेद 74 में दिया गया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। तो देखिए, अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, राज्य का एक महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया था केंद्र स्तर पर, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 167। इसमें क्या दिया गया है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जिस प्रकार से अनुच्छेद 78 में दिया गया था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक उसी प्रकार से राज्य को जानकारी देने के लिए संबंध में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में दिया गया है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। जिस प्रकार से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा का जो है सदन नहीं चल रहा है या विश्रांति काल है तो उस समय जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 213 में दिया गया है विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो है राज्यपाल को शक्ति दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। तो देखिए, जिस प्रकार से अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो किया गया है, संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया, जिसमें अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का प्रावधान, उसी प्रकार से राज्य के लिए उस उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है किया गया है। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 215। 215 में क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 215 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 216। तो 216 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239। इसमें क्या दिया गया है, 239 है। 239 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 239 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 239A क। तो देखिए, 239 का में दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध जो है 239A अर्थात का में जो है किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। तो देखिए, 249 में दिया गया है राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति का प्रावधान किसको दिया गया है, तो इसे जो है केंद्र को दिया गया है। तो राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 250। तो देखिए, 250 में क्या दिया गया है कि यदि आपात को उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने का संसद की शक्ति। तो देखिए, अनुच्छेद 249 में क्या दिया गया, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। जबकि जो है अनुच्छेद 250 में दिया गया है यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में जो है विधि बनाने के संसद की जो है शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 257। इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अर्थात कुछ दशाओं में जो है
राज्यों पर जो है संघ का नियंत्रण होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 262। इसमें दिया गया है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का जो है न्यायिक निर्णय का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। इसमें क्या दिया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 267। यह अभी हाल ही में सीजीएल में पूछा गया था कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, अनुच्छेद 267। तो 267 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है 268। तो इसमें क्या दिया गया है, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। तो संसद जो है विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 268 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 279A। इसमें क्या दिया गया है कि माल और सेवा कर परिषद अर्थात माल और सेवा कर परिषद का जो उल्लेख है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 279A में किया गया है। और इसे जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है अंतः स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात 279A जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो है स्थापित किया गया। अगला अनुच्छेद है 280। इसमें जो है वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या अनुशंसा जो है कर सकती है, इसका उल्लेख 312 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। इसमें क्या दिया गया है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो संघ और लोक सेवा आयोग के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। इसमें क्या दिया गया है कि चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगी। तो निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। इसमें दिया गया है लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो लोकसभा और विधानसभाओं का जो चुनाव है यह किस आधार पर किया जाएगा, यह जो है वयस्क मताधिकारों के आधार पर किया जाएगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 330। अनुच्छेद 330 में क्या दिया गया है, इसमें विशेष जाति के बारे में दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए जो है 10 वर्ष के लिए जो है यह प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। तो 332 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 330 में लोकसभा और 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के संबंध में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 338। तो 338 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 338 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 338A। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान के बारे में दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 340। तो 340 में दिया गया है पिछड़े वर्गों के ये वर्गों हैं, देखिए पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए नियुक्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। तो देखिए पिछड़े वर्गों की कुछ दशाओं के अन्वेषण के लिए जो आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है वह अनुच्छेद 340 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है वह है 341। तो देखिए 341 में दिया गया है अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 342A में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के संबंध में जो है
दिया गया है। तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 342A में किया गया है, और इसे जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जो है प्रतिस्थापित जो है किया गया है, अर्थात स्थापित किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। 343 में दिया गया है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। तो संघ की जो आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। 351 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं उत्थान करने का जो है प्रावधान किया गया है, और वह भारत को मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम बने। यह सब प्रावधान जो है अनुच्छेद 351 में किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार उत्थान करे, जिससे कि भारत की जो मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 352 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात की उद्घोषणा का जो है प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि आपात की उद्घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। और वह कब करेगा, जब वह यह समझेगा कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है तो करेगा। इसके पहले 1978 से पहले जो है इसमें दिया गया था कि भारत में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर भी जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किंतु इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कर दिया गया कि यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप ही जो है यह आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। 356 में दिया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। तो राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जा सकता है, और यह किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। इसमें जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। तो देखिए वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। अभी तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं किया गया है। और यदि बात की जाए कि किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो पंजाब में जो है सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले भारत में जो है राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था, तो 1965 ईस्वी में लगाया गया था। अभी तक भारत में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, और जो लास्ट बार लगाया गया था वह इंदिरा गांधी के द्वारा जो है लगाया गया था, जो कि 21 महीने जो है चला था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 है संविधान का संशोधन करने को संसद की शक्ति और प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन करने को जो है संसद की जो शक्ति है, यह प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ये रहे प्रमुख अनुच्छेद।